जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद अली एन आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादी सीना निगाहो इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। आज की जो फाइनेंशियल मॉडलिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग की क्लास से रिलेटेड जो सेशन है हमारा, उसमें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। बेसिकली ये एक कंटिन्यूशन है हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग बजटिंग फोरकास्टिंग एंड वैल्यूएशन कोर्स की, जिसमें अली रज़ा साहब जो हैं वो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डैशबोर्ड से रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेल मॉडलिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और मेरा जो टॉपिक होगा वो आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में किस तरह से जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे डिस्कशन हो रही होती है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। ये तमाम चीज़ें बेसिकली आपके जो हमारे एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स चल रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स, उसी से लिंक्ड वीडियो होगी। जस्ट मेरा जो पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है वो इस सेशंस को मज़ीद जहाँ पर मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूँ इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, उस हवाले से हम इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, हम इसमें जो है ना वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, कि कैसे मैनेजमेंट करनी है, रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, क्रेडिट डेज। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी कंपनी के वर्किंग कैपिटल को बेहतर तरीके से मैनेज करके हम उसकी ओवरऑल ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन हम एग्जांपल्स के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उस पर बात कर रहे होंगे, और एक हम सर्विस कंपनी की जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ओके जी, हम अपना फॉर्मली स्टार्ट करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट critical responsibility of finance leadership, especially for growing companies. Even profitable company can fail due to poor working capital. The objective of WCM is to ensure liquidity, operational efficiency and sustainable growth. सीधी सी बात है, जिस कंपनी के भी कैश फ्लोज अच्छे हैं, अनलेस अनटिल कि वो थोड़ा प्रॉफिट भी कमा रही है, देन इट इज फाइन। क्यों? क्योंकि उनके कैश फ्लो अच्छे हैं, वो अपनी लिक्विडिटी को, डे टू डे ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं उनको ऑनर्स कर सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, तो चीज़ें बहुत बेहतर होने के चांसेस होते हैं। ये ना हो कि प्रॉफिट तो आप अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादातर नोशनल आइटम्स हों, नॉन कैश आइटम्स हों, कोई डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई, ठीक है, या कोई अनरियलाइज्ड गेन लॉस है, लेकिन आपके कैश फ्लो अच्छे नहीं हैं तो शायद आप उस तरह से आउट परफॉर्म ना कर सके। क्योंकि देखिए, कैश जो है ये इज़ द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आप अपने आप को सोचें कि जब तक आपके पास कैश फ्लो अच्छे हैं, ठीक है, हमारे घरों में भी सेम, एक जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, कैश फ्लो जब तक हमारे बहुत बेहतरीन होते हैं तो हमें एक जिसे कहते हैं कि लेवल ऑफ कंफर्ट रहता है कि यार कोई मसला नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो है, आपके पास मल्टीपल एवेन्यू है, आप चीज़ों को बेहतरीन की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर कैश फ्लो का मसला हो जाए तो शायद मामला ख़राब हो जाते हैं। तो सेम इसी तरह कंपनियों में भी जिन कंपनीज के अच्छे कैश फ्लोज हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी बेहतर होती है, सस्टेनेबल ग्रोथ अल्टीमेटली उनकी जो पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो फार्मूला अगर हम देखें वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जो आपके 12 मंथ्स के अंदर अंदर या आपकी कंपनी के जो ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसके एसेट्स लेने हैं। ठीक है, और उन्हीं तरह की आपने लाइबिलिटी लेनी है, देखना है कि आपका जो डेफिसिट है या सरप्लस है। तो मोस्टली केसेस में सरप्लस ही बेहतर होता है। ठीक है, और बैंक्स वगैरह भी जब आपको लोन अप्रूव कर रहे होते हैं तो बैंक के जो पीआर है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं बात करूं तो उनमें क्लियरली लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट के जो पीआर हैं उसमें, कि जब भी आपने किसी कंपनी को लोन देना है ना तो इट्स करंट रेशियो शुड बी एटलीस्ट वन, उसकी वन होनी चाहिए। मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये ना हो कि नेगेटिव में चले जाएं। ठीक है, आपको जो है उसको एटलीस्ट वन बाय वन, मतलब बराबर बराबर तो जरूर हो। हाँ, अगर करंट एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो ये तो एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। फोकस इज नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बट ऑन हाउ एफिशिएंटली इट मूव्स थ्रू द बिजनेस। फोकस ये भी ना होना चाहिए कि आपके पास, ठीक है, करंट एसेट्स बड़े पड़े हैं, करंट एसेट्स में हो सकता है कि आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हो। ठीक है, अब उस इन्वेंट्री का भी क्या फायदा है जब आप उसको सेल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसलिए आपको रिक्वायर, या आपके पास रिसीवेबल ज्यादा है
इन्वेंट्री की मिसाल जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी है उसमें रिसीवेबल है। आप कहते हैं कि मेरी एक फर्म है, कंसल्टिंग फर्म है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बड़े लोगों से पैसे लेने, भाई असल फायदा तो तब है ना जब आप उनको रेगुलरली रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जस्ट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट पे ही फोकस नहीं करना, बल्कि उसकी रियलाइजेशन पे भी फोकस करना है। उसके बाद जी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? द ऑपरेटिंग साइकिल रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन बाय अ बिजनेस टू कन्वर्ट कैश इनटू कैश। कैश था सबसे पहले, आपने उससे इन्वेंट्री खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैन्युफैक्चरर्स की गुड्स, फिनिश गुड्स बनाई, आपने सेल कर दी, सेल से रिसीवेबल जनरेट हुए, अब वो रिसीवेबल अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगे कैश में। तो इस सारे साइकिल को अगर हम बात करें कि नट शेल में कि इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको ऑपरेटिंग साइकिल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना एफिशिएंट होता है, ठीक है, आपके पास कैश है, कितनी जल्दी आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद आप सेल कर देते हैं मार्केट में, उस सेल से अगर आप कैश सेल करते हैं तो क्या ही बात है, वरना अगर आप रिसीवेबल पहले आपके जनरेट होते हैं तो कितनी जल्दी वो रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होते हैं। किसी भी कंपनी का जितना बेहतरीन ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उस कंपनी की ग्रोथ उतनी ही बेहतरीन होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, उसमें ये होता है कि माल आप मंगवाते हैं, बाहर से ज़्यादातर इंपोर्ट होती है, 30 दिन 60 दिन तो आने में ही लग जाते हैं उसको, ठीक है। फॉरेन वेंडर ने शिप किया, आया, पोर्ट पे आया, क्लियरेंस करवाई आपने, ठीक है। पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बैंकों के पास जाना पड़ेगा, जब तक पैसे नहीं है माल पोर्ट से क्लियर नहीं हो रहा, ड्यूटी एंड टैक्सेस देने, मल्टीपल आइटम्स हैं, ठीक है। फिर वो सेल होगा, सेल होके मार्केट में जाएगा, मार्केट से रिसीवेबल में, मतलब एक पेनल्टी ऑफ टाइम जिसे कह लें कि 120 डेज 150 डेज लगती हैं। खैर उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है सीजनल बिजनेस होता है, गर्मियों के दिनों में शायद ऑपरेटिंग साइकिल आपका कम हो, जल्दी माल बन बन जाए, उसके बाद मार्केट में चला जाए, पैसे आ जाएं, ठीक है, क्योंकि लोग ज्यादा ले रहे होते हैं, कैश को यूज करें, और सर्दियों में तो वो उससे भी बढ़ जाता है। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल को बेसिकली आपने अपनी डिमांड के साथ, आपने अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना, ये सीएफओ का काम होता है, ठीक है। सीएफओ साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें मेन जो फाइनेंस की टीम है उसमें ये कैटर होती है, ठीक है। इट measures हाउ लॉन्ग कैश रिमेन टाइड अप इन ऑपरेशंस। सबसे पहला पॉइंट कैश ही है आपके पास, और कब ये कैश में कन्वर्ट होगा। 100 रुपए थे, इधर 150 रुपए कब होंगे, कैश कब मिलेगा, इस पूरे साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और इसमें ये जो टाइम है इसमें कैश टाइड अप रहता है। इन्वेंट्री खरीद ली, टाई पड़ा है भाई कैश, इन्वेंट्री जब सेल होगी तो कन्वर्ट होगा, सेल होगी तो रिसीवेबल बन गए। इन सारे डेज, जितना भी डेज आपके कम हों उतना ही बेहतर होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या है जी? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है, इसका फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है? बेसिकली टाइम इन्वेंट्री स्टे बिफोर सेल, कि कितना टाइम लगता है इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट होने में। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 365, इससे आपके इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ जाएगा कि आपका 30 डेज है, 30 डेज में इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट में डिमांड आपकी कितनी है, ठीक है। बहुत से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी ऑपरेटिंग साइकिल पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं बेवरेज की कंपनी की, ठीक है, जिसमें कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपकी जो सेल है वो ज्यादा से ज्यादा कैश बेसिस पे हो रही होती है। मैंने बेवरेज कंपनी के ऑडिट्स अक्सर जो है ना हमने किए हुए हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें कि कंपनी की 36 अरब की या 40 अरब की सेल है, ठीक है, और उसके करंट एसेट्स जो हैं, लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि 20-22 अरब के हैं, तो उसमें जो उनके रिसीवेबल होते हैं वो जस्ट मिलियंस में होते हैं, हो सकता है वो 400 मिलियन के हो, 600 मिलियन के, बहुत ही कम, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें इतने कम क्यों होते हैं? तो बेसिकली ये होता है कि उनकी ज्यादातर सेल कैश सेल होती है, ठीक है। तो माल गया मैक्सिमम 7 दिन के क्रेडिट पे, 8 दिन के क्रेडिट पे, फौरन पैसे आ गए, ठीक है। तो उनका जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो बहुत ही शॉर्ट एंड होता है। उसके बाद जी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। उसके बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, टाइम टेकन टू कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर को आपने सेल की, कितना टाइम लगेगा कि उस सेल के पैसे आएंगे। अब वो डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर है, किसी के साथ आपका कॉन्टैक्ट 30 दिन का है, किसी के साथ 60 दिन का है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। तो सारे ऑपरेटिंग साइकिल को इन अ नट शेल अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेज करना
फाइनेंस टीम का जिम्मेदारी है ही, साथ में जो नॉन फाइनेंस टीम है आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग, वो आपको बताएं कि आपकी मार्केट में प्रोडक्ट कितनी डिमांड है, इस टाइम पीरियड पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोरोबोरेट होके कोऑर्डिनेशन के साथ अगर की जाएं तो ही ज्यादा बेस्ट होती हैं। उसके बाद जी आरसीबी, रिसीवेबल कलेक्शन डेज का हमने डिस्कस किया। देन है पेबल्स पेमेंट पीरियड। अब सारी बात है, आपने माल उठाया हुआ है, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने सारा कैश पे उठाया हो। ठीक है, कई केसेस में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास कुछ पैसे आपने उधार भी लिए हों। ठीक है, लेबर्स को पैसे देने हैं, और इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी के कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं। ठीक है, पेबल्स इधर हम बेसिकली बात कर रहे हैं वो पेबल्स जो हमने जिनसे इन्वेंट्री ली हुई है। ठीक है, और एज्यूम कर रहे हैं कि हमने उधार पे लिए। तो जितनी आपके पास ज्यादा दिन होंगे इनको पे करने के लिए, उतना ही बेस्ट है। ठीक है, तो इन्वेंट ये पेबल्स पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज ट्रेड पेबल्स जो अकाउंट्स में क्रेडिटर्स आ रहे होते हैं डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला देखें तो क्या है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस आरसीबी रिसीवेबल पीरियड्स। और कैश कन्वर्जन साइकिल का फार्मूला क्या है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल्स पीरियड, पेमेंट पीरियड। तो इससे जो भी आपका जितना लोअर आंसर आएगा उससे ये पता चलता है कि आप जो है ना, आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं उसको सेल में कन्वर्ट करते हैं, देन आप जो है ना पैसे आते हैं, उन पैसों से आप पेबल्स की पेमेंट करते हैं। तो जितना आपका लोअर है उतनी आपकी बेटर लिक्विडिटी है। ठीक है, तो इस सारे मामले में जो सीएफओ का जो रोल है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो कस्टोडियन ऑफ लिक्विडिटी है। ठीक है, जितना आप बेहतर तरीके से अपनी कंपनी के फंक्शंस को अलाइन कर देंगे विद योर ऑपरेटिंग साइकिल, इतना ही बेस्ट है। अक्सर व बेशतर जो सीएफओ साहबान होते हैं वो सबसे पहले जब कंपनी को देखते हैं, टेकअप करते हैं, मैं नए आने वाले सीएफओ की बात करता हूँ, तो वो ये देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कहाँ पे गैप है। ठीक है, तो वो उस गैप को कवर करने के लिए ये भी हो सकता है कि बैंक के पास जाएं। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपने इन्वेंट्री खरीदी, माल आया, ठीक है, इस सारे प्रोसेस में 120 दिन लग गए, लेकिन अभी आपके पास कैश नहीं आया उसकी सेल से, लेकिन वेंडर्स की पेमेंट ड्यू हो गई है। तो सीएफओ साहब कहते हैं कि हम हमें इसको ऐसे करना चाहिए ब्रिज के, हम बैंक के पास जाते हैं। ठीक है, और उनसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम वेंडर्स को कहते हैं कि जनाब आप थोड़ा सा हमें टाइम दिया करें, थोड़ा बढ़ा दें हमारे क्रेडिट डेज। अगर वो नहीं इस तरह से कर रहे तो देन आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काइंडली हमें जो है ना कोई फैसिलिटी दे दें कि हमारे ये इतने पैसे आने हैं, इसको हम कहते हैं कि ट्रस्ट रिसीट हमारी आनी है, तब काट लीजिएगा पैसे। ठीक है, तो हम उस फंडिंग गैप को भी बैंक के पास जाके इस तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है सीएफओ की रिगार्डिंग लिक्विडिटी? मैचिंग शॉर्ट टर्म एसेट विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विदाउट एक्सेस आइडल फंड्स। आपके पास आइडल फंड नहीं होने चाहिए। जब आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं या अभी वेंडर्स की पेमेंट ड्यू नहीं है, तो आपको चाहिए कि उन्हें कहीं घुमा लें। घुमाने से मुराद इन्वेस्टमेंट कर लें या उसको रिजर्व क्रिएट कर लें कि जब आपके पास ज़रूरत हो आपको तो आप उसको यूटिलाइज कर लें। ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री रिसीवेबल एंड पेएबल। ठीक है, ऑप्टिमाइज करें कि इन्वेंट्री डेज कम से कम हो, रिसीवेबल डेज कम से कम हो, और पेएबल डेज आपके पास अच्छा निगोशिएबल जो है ना सप्लायर हो। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव बोरविंग। ये ना हो कि आप जो है ना ज़्यादा बोरविंग पे चल रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको मार्कअप देना पड़ेगा, आपको अपनी ज़मीनें एसेट्स प्लेज करवाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी ईसीआईबी भी होती है, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि आपकी ईसीआईबी खराब होगी, रिपोर्ट होगी ओवर ड्यू। तो उससे क्या होती है कि ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में आपकी रेपुटेशन शायद खराब होती है। ठीक है, तो आप जब भी किसी दूसरे बैंक के पास जाते हैं वो कहते हैं कि यार आपके तो ओवर ड्यूज ही बहुत चल रहे हैं, पहले आप अपने मामलात को सुधारें। ठीक है, तो आपने एक्सपेंसिव बोरविंग से भी बचना है, अपनी ईसीआईबी को भी हिट नहीं करवाना बैडली, और अपने कैश फ्लो को भी मैनेज करना है। तो कोशिश होनी चाहिए किसी भी सीएफओ की, या एक जो बेहतरीन सीएफओ होते हैं उनकी यही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने फंड्स को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। अलाइनिंग वर्किंग कैपिटल विद ग्रोथ स्ट्रेटजी। आप अपनी वर्किंग कैपिटल को इतना मैनेज करें, वेल मैनेज करें कि वो आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी से अलाइन कर लें। गोल्डन रूल क्या है जी? लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने हैं आपने तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और शॉर्ट टर्म एसेट्स है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हाउ टू बेटर मैनेज वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले देखें कि इस वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या हैं, हमने डिस्कस किया। एक इन्वेंट्री है, दूसरे रिसीवेबल्स हैं,
और थर्ड पेबल्स है। ठीक है, तो इन्हीं को देखें कि किस तरह से बेहतरीन मैनेज हो सकते हैं अल्टीमेटली, जो कि आपका वर्किंग कैपिटल अच्छे तरीके से मैनेज हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है कि एबीसी एनालिसिस करें, हाई वैल्यू वर्सेस फास्ट मूविंग आइटम। जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, आप उस तरह से उनको ज़्यादा सेल करें। फास्ट मूविंग गुड्स की अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी देखें। लेकिन एक कंपनी है, उसकी मल्टीपल, जैसे अली भाई ने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है, सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, एक उन्होंने सिनेरियो मैनेजर डिस्कस किया था, और एक आई थिंक उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्वर या कुछ इस तरह से नाम था, मैंने भी क्लास ली है। उसमें उन्होंने जो है ना डिस्कस किया कि किस तरह से आप ए बी सी तीन प्रोडक्ट हैं आपके पास, आप और उनका ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप किस तरह से एक प्लान बना सकते हैं कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बेचनी है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो आप इस बात को हमारे जो सेशन हो चुके हैं उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो आपने इस हवाले से अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हुए वो इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवानी है, या वो इन्वेंट्री ज़्यादा बनानी है और सेल करनी है जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, और वो कैश में कन्वर्ट होने की उसके पास जो एबिलिटी है या जो स्किल है वो ज़्यादा हो। देन ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप अपना कोई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डरिंग लेवल सेट करें। पैसिव बाइंग ना करें। बैंक्स भी जब आपको कर्जे देते हैं ना, उधार देते हैं, वो कहते हैं यार आप माल मंगवा लेते हैं, बेच पाते नहीं है। ठीक है, तो पैसिव बाइंग नहीं करनी, बल्कि एक हिसाब किताब से चलना है कि जो माल मंगवा रहे हैं वो इतना ही मंगवाए जितना सेल कर सकें। अपने फाइनेंशियल जो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है उसको साथ बिठाएं, डिस्कशन करें, पूछें उनसे कि मार्केट में हमारा कितना टारगेट शेयर है। ठीक है, और उसी हवाले से फिर अपनी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करें। ये ना हो कि मार्केट में आपका शेयर 50,000 एसीज का है, आपने 1,20,000 एसी का माल मंगवा लिया। अब जाहिर बात है उनकी पेमेंट्स भी तो करना ही है किसी तरह। ठीक है, तो उससे आपका ओवरऑल साइकिल जो है, ऑपरेटिंग साइकिल, वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो आपने पैसिव बाइंग नहीं करनी, बल्कि आपने जिसे कहते हैं कि आपने रीजनेबल बाइंग करनी है, और वो बाइंग करनी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबल। उसके बाद जी जस्ट इन टाइम, आप इससे भी कर सकते हैं कि माल को जैसे ही मंगवाएं उसको फौरन, मतलब मंगवाएं ही तब जब आपके पास ऑर्डर हो, और फौरन उसको कन्वर्ट करें। तो इस तरह की आप जो है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक, ओवर प्रोडक्शन से बचें। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। देन जी रिसीवेबल मैनेजमेंट है। रिसीवेबल मैनेजमेंट नाम से जाहिर है कि आप ऐसे कस्टमर लेके आए जिनसे पैसे जल्दी आ जाएं, जो जल्दी सेल करते हो। ठीक है, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट्स वगैरह दें। जाहिर बात है, देखें ना, एक बात है, आप कस्टमर के साथ एक कस्टमर के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 60 डेज का, वो 60 दिन बाद आपको पैसे देता है। ठीक है, लेकिन आपको 30 दिन बाद ही पैसे चाहिए। तो दो ऑप्शन है, एक तो बैंक के पास चले जाएं, बैंक ने 10% आपको मार्कअप लेना है। दूसरा है कि आप कस्टमर से निगोशिएट करें, कहें कि जनाब ये लें, मैं आपको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट देता हूँ 2% 3%, वही पैसे जो आपने बैंक को देने थे उससे भी आप कम पैसे दे के कस्टमर को उससे पैसे ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ना कि ये भी हो सकता है कि बैंक है कि यार खैर है, मैंने 30 दिन बाद देने हैं पैसे, मैं 30 दिन बाद ही दूंगा। ठीक है, लेकिन आप जब उसको ये लगा कि नहीं यार मुझे आज फायदा है, 3% कम हो रहे हैं, 4%, जितना भी आप एक डिस्काउंट दे सकते हैं उनको फिजिबल, तो उसको वो हो सकता है कि आपको टाइमली पेमेंट कर दें। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने रिसीवेबल को। क्रेडिट पॉलिसी बेस्ड ऑन कस्टमर रिस्क प्रोफाइलिंग, कस्टमर का रिस्क देखें फिर उसको क्रेडिट पॉलिसी जो है ना वो करें। हो सकता है कस्टमर है, नया है, नई नई दुकान ओपन की है, आपने उसको 90 दिन दे दिए, 3 महीने 4 महीने दे दिए, तो हो सकता है कि वो जब आपको पैसे पूरे ना दे सके टाइम पे, तो उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल खराब होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है क्रेडिट लिमिट्स एंड अप्रूवल मैट्रिक्स, आप उसको चेक करते रहें। अपनी अकाउंट रिसीवेबल की टीम है उनके साथ आप, जो सीएफओ साहब हैं, वो रेगुलर मीटिंग करते रहें ताकि उनको पता चलता रहे कि कब कब पैसे हमारे ड्यू हो रहे हैं और कैसे हमने लेने हैं। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स दें, ये हमने डिस्कस कर लिया। ईपी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखें। एंड एजिंग एनालिसिस, प्रॉपर एजिंग एनालिसिस, जो अली भाई ने आपको क्लास में बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है ना उन्होंने लेक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी, कि किस तरह से आप एजिंग मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो आप उस हवाले से अपने रिसीवेबल को जो है ना एक ट्रैक रख सकते हैं कि किसके पैसे कब ड्यू हो रहे हैं और किस तरीके से मैंने उससे पैसे लेने हैं। देन जी पेबल्स मैनेजमेंट है। निगोशिएट लॉन्गर क्रेडिट टर्म्स,
जिनके पैसे देने हैं उनको कोशिश करें कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको किसी तरीके से आप मैनेज करें, उसको कहें कि यार देखें हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ये है, ठीक है, तो उनसे लॉन्गर टर्म लेने की कोशिश करें। अलाइन पेमेंट्स विद कैश इनफ्लोज, अपनी पेमेंट्स को कैश इनफ्लो जब जब आ रहे हैं तभी आपकी पेमेंट ड्यू हो रही हो, ये ना हो कि ये पेमेंट सारी ड्यू हो गई है, कैश मेरा 10 दिन बाद आना है, तो अब आपके हो सकता है कि उनके साथ सप्लायर के साथ ताल्लुकात खराब हों, वो अगली दफा आपको माल ना भेजें, ठीक है। तो आपने अपने रिलेशनशिप को भी इंटैक्ट रखना है, ठीक है, और आपने अपने कैश फ्लोज को भी जो है ना वो फेवरेबल रखना है। और यही एक सीएफओ की बेहतरीन, जो सीएफओ की कैरेक्टरिस्टिक्स में से चीजें हैं वो यही चीजें। अवॉइड अर्ली पेमेंट्स अनलेस डिस्काउंट बेनिफिट्स, ठीक है, अर्ली पेमेंट्स ना करें। एक बात है 30 दिन बाद पैसे देने थे, आज आपके पास पैसे, आप कह रहे हैं यार मैं दे देता हूँ पैसे, या तो उससे कोई आपको डिस्काउंट मिल रहा हो फिर तो ठीक है, वरना आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्टमेंट करें, रिजर्व कहीं और पैसे देने वो दे दें, ठीक है। रोल ऑफ बैंक्स इन वर्किंग कैपिटल, जाहिर बात है जब आपके वर्किंग कैपिटल की फंडिंग गैप आ रहा हो, ठीक है, तो बैंक्स इन होते हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब उसकी डिफरेंट नेचर हो सकती है, ठीक है। कॉमन जो फैसिलिटीज हैं हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे होंगे कि बैंक्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन फाइनेंसिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। वो आपको आरएफ दे सकते हैं, रनिंग फाइनेंस, कैश फाइनेंस रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, डिमांड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की जो स्कीम है। एक बात है आपने माल बेचना है, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट करना है, तो बैंक कहेंगे कि यार ठीक है आपने एक्सपोर्ट करना है, आप बनाएं, ठीक है, हम आपको फंड करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो कि मार्केट में यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा भी हमारा एक कोर्स है कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोर्स, उसमें हमने इन तमाम फैसिलिटीज़ को एक जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल वे में और इंतहाई एफिशिएंटली हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपको ओवरव्यू की ज़रूरत है कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मीट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के गैप को कवर करने के लिए होती हैं, तो आप इनको भी अवेल कर सकते हैं बैंक से। वर्किंग कैपिटल फॉर इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट बेस्ड कोई बिजनेस है, ठीक है, उससे रिलेटिंग वर्किंग कैपिटल होगा तो वो आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना होता है, ठीक है। उस केस में आपको एलसी वगैरह ओपनिंग करवानी होती है, शिपमेंट को देखना होता है, कस्टम से क्लियरेंस करवानी होती है माल की, ठीक है। और उस टाइम आपको मोस्टली केस में डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट कि कैसी है, आपको कोई 30-40% टैक्सेस दे के कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेसिडुअल ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ये देना होता है। इसमें एक नया एक ट्रिक भी होती है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप कस्टम से माल क्लियर करवा लें, मतलब डैमरेज और डिटेंशन जो होता है वो आपको ना पड़े, कंटेनर की कॉस्ट और जो पोर्ट पे माल पड़ा होता है उसके भी, फिर अगर आप ना माल क्लियर करवाएं तो आपको वो भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन पैसों से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कस्टम से एक 2% या आई थिंक 0.9 कितने परसेंट आपने पैसे दे के माल को क्लियर करवा सकते हैं, और आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट करवाएं। कस्टम का जो बॉन्डेड वेयर हाउस होगा, ऐसा होता है कि कस्टम ने ना आपने उनसे बातचीत करके अपने पास एक वेयर हाउस बनाया होता है बॉन्डेड, उसमें ना कस्टम का ही ताला होता है, ठीक है। तो वो आप वो माल वहां ला के रख दें, उससे क्या होता है कि आपको रेंट वगैरह नहीं पड़ता या डैमरेज डिटेंशन नहीं पड़ता। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं आप माल को क्लियर करवाते जाएं, बनाते जाएं और बेचते जाएं, ठीक है जी। इंपोर्ट साइकिल में लोकल सेल्स, इन्वेंट्री होल्डिंग, इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। बैंक के साथ लाइंस लें, एलसी लाइंस लें। एलसी लाइंस में ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर से क्रेडिट लें, फॉरेन से, ठीक है। तो सप्लायर क्रेडिट यूज़ करें। सप्लायर क्रेडिट आपको पता है बोरविंग फ्री होता है, उस पर पैसे नहीं देने होते, ठीक है। और जैसे ही माल आ जाए, बिल ऑफ लेडिंग आए, तो फिर आप ये देखें कि जैसे ही सप्लायर की पेमेंट ड्यू हो तो बैंक रीपेमेंट कर दे उसको, अब बैंक का लोन शुरू हो गया आपसे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने ऑपरेटिंग साइकिल को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए अपने बैंक से फैसिलिटीज जो है वो डील कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग टूल, एलसी एट साइट, एलसी एट साइट भी हो सकती है यूजर साइट में। ये होगा कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आए आपने पेमेंट करना है, ठीक है। और यूजर्स में क्या होगा, डिलेड एलसी भी कहते हैं, कि जैसे डॉक्यूमेंट आए उसके 120 डेज बाद या 130 डेज बाद आपने पेमेंट करना है, तो आप इस तरह से एलसीज भी ले सकते हैं। ट्रस्ट रसीट, टीआर, ठीक है, आप बैंक से कोई एफएटीआर, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रसीट वाली फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। उसमें भी यही होगा कि बैंक आपके भी हाथ पे पेमेंट कर देगा और डॉक्यूमेंट रिलीज कर देगा, आप डॉक्यूमेंट लेके कस्टम के पास जाएं और कस्टम से माल क्लियर करवा लें, ठीक है। देन आप बैंक को 120 डेज बाद या वंस जो भी आपकी बैंक के साथ डीलिंग्स हैं, कोशिश करके ये डेज आपके ऑपरेटिंग साइकिल से मैच होने चाहिए, आप बैंक को पैसे पे कर दीजिएगा।
ठीक है। मुराबा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, तो इस पे भी आप जो है ना बैंक से ये फैसिलिटी ले सकते हैं। इसमें की रिस्क क्या हो सकते हैं? एक तो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हो सकता है, नीड्स हेजिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, आपने माल मंगवाया, उस टाइम 250 रुपये का था डॉलर, जब पेमेंट करनी 280 का हो गया, तो बस ये रिस्क हो सकता है। इस केस में फिर आपको हेज वगैरह की जो पॉलिसीज हैं उनको भी अपने पास मेंटेन रखना होता है। तो ये जी हमने देख लिया कि इंपोर्ट्स में आप किस तरह से वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। देन है वर्किंग कैपिटल का फाइनेंशियल मॉडलिंग से क्या ताल्लुक है जी? बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इसमें भी इन्वेंट्री डेज हैं, रिसीवेबल डेज। आप जब अपना मॉडल बना रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं कि इतने दिन लगेंगे मेरी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट होने में, तो इन्वेंट्री डेज का ताल्लुक हो गया। इतने दिन लगेंगे रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट होने में, ठीक है, पे रिसीवेबल का ताल्लुक हो गया। इतने डेज लगेंगे, मैं पैसे देता हूँ वेंडर्स को, पेबल डेज का हो गया। तो नेट आपका अगर हम कहें कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक बहुत ही हेल्पफुल जो है ना एलिमेंट होता है। इम्पैक्ट ऑन, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कैश फ्लो पे आपका पूरा इम्पैक्ट होता है इसका। फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पे कि कितने का गैप है, कितनी आपने पैसे लेने हैं। वैल्यूएशन पे कि अगर एक कंपनी की हमने वैल्यूएशन करनी है, ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से एक फ्री कैश फ्लो मेथड भी है, जो कि आपने अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग के एडवांस क्लास में डिस्कस किया हुआ है अली भाई ने। ठीक है, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होती है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी किसी भी कंपनी के लिए बड़ी ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। एक कंपनी है प्रॉफिट अच्छा कमा रही है लेकिन कैश फ्लो अच्छे नहीं है, तो इट्स मीन कि चीज़ें शायद ठीक नहीं है। ठीक है जी। लिंक विद फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, अगर वर्किंग कैपिटल का इससे लिंक देखा जाए तो आपको बजटिंग दी वर्किंग कैपिटल नीड्स, आप बजट करते हैं वर्किंग कैपिटल की नीड्स को कि मेरे इन्वेंट्री डेज कितने हैं, मेरे रिसीवेबल डेज कितने हैं, कैश में कितने डेज में कन्वर्ट होगा और मुझे कब कब ज़रूरत है। तो आप बजटिंग में भी वर्किंग कैपिटल की एक अहमियत होती है, आप इसको देख रहे होते हैं। देन फोरकास्टिंग कैश शॉर्टफॉल्स, जहाँ भी कैश के शॉर्टफॉल हैं उसको फोरकास्ट करें और पहले से प्लानिंग करें कि ये पैसे मैंने पब्लिक से उठाने हैं, नए शेयर इशू करने हैं, या मैंने लोन लेना है, या मैंने कोई डायरेक्टर से लोन पकड़ने हैं, ठीक है, या मैंने बैंकों से पैसे लेने हैं। बैंकों से लेने हैं तो क्या मेरे पास प्लॉट सिक्योरिटी कोलेटरल देने के लिए है? ठीक है, तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो आपको एक सिर्फ वर्किंग कैपिटल देख लें। जस्ट मेरा ये टॉपिक समझाने का मकसद भी आपको ये है कि देखें जस्ट एक चीज है वर्किंग कैपिटल और इसके कितने लिंक्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरी कंपनी की जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, ग्रोथ है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जी। ग्रोथ सिनेरियो प्लानिंग देखें, ग्रोथ के प्लानिंग बनाएं कि आपने कैसे कैसे कब कब वर्किंग कैपिटल है कितना है आपका, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है और उसको कैसे आपने ब्रिज करना है। पूर वर्किंग कैपिटल होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट तो शायद हो रहे हो लेकिन आपके विदाउट कैश होंगे वो। और स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल होता है तो उसका मतलब होता है सस्टेनेबल ग्रोथ, वो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रही होती है। की टिप्स क्या है जी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस? कैश इज द किंग। कैश, कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं और बेचें जिनसे आप कैश आउट ना हो। देन अपनी मेच्योरिटीज पेमेंट को ऐसे अलाइन करें कि वो तब आए जब आपके पास पैसे हों। ग्रोथ कंज्यूम्स कैश, ग्रोथ होता है, ग्रोथ अगर आपने करवानी है ना अपनी कंपनी की तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कैश होनी चाहिए। ठीक है, आपका मार्केट में आम लफ्जों में जिसे कहते हैं कि आपका ट्रेंड बड़ा अच्छा होना चाहिए, आप ओवर ड्यूज में ना गए हो, आपकी ईसीआईबी में ओवर ड्यू रिपोर्ट ना हो रहे, ताकि बैंक भी कंफर्टेबल हो आपको पैसे देने के लिए। मॉनिटर कैश कन्वर्जन साइकिल, मंथली मॉनिटर करें, मंथली करें, वीकली करें, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। ये ना हो कि एक साल बाद जाके देख रहे हैं यार किस किस के पैसे देने हैं, क्या करना है, तो ये एफिशिएंट प्लानिंग नहीं होती। आज के दौर में अगर आपने अच्छा मूव करना है, अच्छा ग्रो करना है एक सीएफओ के लिए या फाइनेंस अकाउंट्स में जो लोग हैं, तो उनके लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि आप पहले से ही प्लानिंग मॉडलिंग बजटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपकी जिसे कहते हैं कि रिएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, रिएक्टिव के साथ आपको नंबर्स फाइनेंशियल मॉडलिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अलाइन सेल्स टारगेट्स विद फंडिंग कैपेसिटी, अपने टारगेट्स वगैरह को उनको फंडिंग कैपेसिटी से अलाइन करें। सीएफओ मस्ट सिट विद द ऑपरेशनल ऑपरेशंस एंड से, सीएफओ साहब जस्ट आइसोलेशन में फैसले ना कर रहे हों बल्कि अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन हो कि कब कब हमारा आज कितनी डिमांड है, कितने माल हम बेच सकते हैं, कब पैसे आएंगे, क्या होगा। ठीक है, ताकि एक
कोऑर्डिनेटिव प्लानिंग हो तो उससे ये होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर होते हैं। हाँ, अगर आपने आइसोलेशन में बैठ के प्लानिंग कर ली कि ठीक है जी, वेंडर्स की पेमेंट तब आ रही होंगी इस डेट को, मैं तब पेमेंट्स करूंगा, आपको पता ही नहीं कि पैसे कब आएंगे। सेल वाले आपको कह रहे हैं कि सर जी डिमांड नहीं है, मार्केट में नहीं है, आप माल मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक कोऑर्डिनेटिव, जितनी भी टीम की कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगी, फाइनेंशियल टीम की और नॉन फाइनेंशियल की, क्योंकि देखिए सिर्फ फाइनेंशियल टीम भी कुछ भी नहीं है और सिर्फ नॉन फाइनेंशियल जो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, आपके अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी कुछ नहीं। ये तब ही कंपनी ग्रो करती है जब आप इकट्ठे कोऑर्डिनेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ आप चलते हैं। इतनी कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन जितनी आपकी ज्यादा होती है, उतने ही आपके ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। कंक्लूजन क्या है जी? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज नॉट अ बैक ऑफिस फंक्शन। बैक ऑफिस फंक्शन नहीं है ये, it is strategic growth enabler. Companies that master working capital grow faster, survive crisis and create long term value। कोरोना आ गया और कोई मसले मसाइल आ गए, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर्व्स लगा दी, ठीक है, क्राइसिस आ गए हैं, अगर आपके कैश फ्लो बहुत बेहतर है तो आप इन सरवाइव कर जाएंगे इन क्राइसिस में भी, वरना आपकी जो गोइंग कंसर्न है और वो मामला खराब हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज ओपिनियन, कैश इज फैक्ट। ठीक है, प्रॉफिट है, अच्छी बात है भाई, भाई कैश फ्लो तो दिखाओ, कैश फ्लो कितने हैं आपके पास, कितना आप बेस्ट ऑपरेटिंग आप कैश जनरेट कर रहे हैं, कैश यूज्ड इन तो नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो थी हमने एक कोशिश की, काविश की मैंने कि आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीजें बताई जाएं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो ग्रुप ओपन है जी, आप ग्रुप में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम इसको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर रहे होंगे। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल देख रहे थे हम वर्किंग कैपिटल के हवाले से, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की और सर्विस बेस्ड कंपनी की। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ये होता है कि आपने पैसे हैं आपके पास, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से वो WIP में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फैक्ट्री में उसकी प्रोडक्शन चल रही है, देन वो फिनिश गुड्स में बना, फिर वो क्रेडिट सेल हुआ, मोस्टली केसेस में क्रेडिट सेल हो रही होती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट नेचर क्या है, फिर रिसीवेबल में और देन कैश। अब देखें, ये देखा जाए तो जस्ट एक लाइन में हमने कवर कर लिया, लेकिन इसको दिन भी लग सकते हैं, दिनों में होता है ये, महीनों में। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैश जो कन्वर्जन है उस पर डिपेंड करता है। तो जितना ये शॉर्टन होगा कंपनी का, उतना ही कैश फ्लो जो है वो बेहतर होगा। की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? हाई इन्वेंट्री लेवल्स, माल ज्यादा मंगवा लिया है, पता ही कोई नहीं था, डिस्कशन ही कोई नहीं की। ठीक है, अब पैसे तो देने वाले हैं लेकिन उसको बेचें कैसे, मार्केट में तो डिमांड ही नहीं है, सैलाब आ गया। ठीक है, माल को हमने USA एक्सपोर्ट करना था, टैरिफ लगा दिए। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एफिशिएंट प्लानिंग के साथ आए। ठीक है, पहले ही ना अपने सिनेरियो बना के आए कि अगर ये हो गया तो ऐसे, ये हो गया तो ऐसे। हम जो फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा मेन पर्पस भी यही है कि हमने चीजों के अक्कर होने से पहले प्लानिंग करके चलनी है। देखें, फ्यूचर के बारे में अल्लाह पाक की जात से बेहतर कोई नहीं जानता होता। ठीक है, लेकिन भाई आप मार्केट में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप एनालिसिस तो कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट तो कर सकते हैं, तो वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल, ये कि चैलेंज हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, एक्सपोर्ट रिसीवेबल, बाहर से पैसे आने हैं, टाइम लगेगा, ये हो सकते हैं। सोल्यूशन क्या है जी? इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन करें, अपनी इन्वेंट्री को बेस्ट करें, एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम लेकर आए कि आपके जो पैसे आने हैं, बैंक के पास जाएं, कहें कि जनाब देखें हमारे पैसे आने हैं, ये देखें LC खुल गई है, तो आप जब पैसे आएंगे आप रख लीजिएगा, आज मुझे मतलब मेरे 102 रुपये आने हैं, आज मुझे 100 दे दें, 2 आप रख लीजिएगा। ऐसे इस तरह कर लें आप। सप्लायर क्रेडिट निगोशिएशन करें, जिनको पैसे देने हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, उनको थोड़ा डिले पेमेंट्स कोशिश करें करें, या आप कम से कम आप अपने ऑपरेटिंग साइकिल को तो मैच करें ना। ठीक है, देखे ना, ये भी तो हो सकता है कि जितने सियाने आप बन रहे हैं, हो सकता है कि जिस बंदे को आप लेट करवा रहे हैं उधर भी ऐसे सियाने लोग बैठे हों। ठीक है, तो कोशिश करके कम से कम आप अपने ऑपरेटिंग साइकिल को जरूर मैच कर लें। देन जी, रनिंग फाइनेंस या LC की फैसिलिटीज लें। ठीक है, बैंक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बैंक्स आपके बिजनेस पार्टनर होने चाहिए, उनके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो वो बेस्ट रखें, ये ना उनके सब चीज़ें छुपाएं, बताएं उनको कि जनाब यहाँ यहाँ मसला है, इस चीज़ को वो करें। जाहिर बात है आप कमाएंगे तो
हम कमाएंगे तो आपको भी देंगे ना पैसे, आप भी कमाएंगे। उसके बाद ये थी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के में चैलेंजेस और उनका सॉल्यूशन। अब है एक जो कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, कोई आईटी कंपनी है, कंसल्टिंग फर्म है। उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपको पता है इन्वेंट्री लेवल तो होते नहीं, उन्होंने कौन सी चीजें बेचनी है भाई, उन्होंने तो सर्विस देनी है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अगर आप मैं कल भी शायद एक पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अगर आपने अमीर होना है या आपने ग्रो करना है तो आप कोशिश करें कि स्पेल, और आपके पास पैसे नहीं, देखें स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते इनिशियली, तो आप कोशिश करें सर्विस देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उस सर्विस में ये होता है कि आपके ना ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रही होती, आपको जो भी आना है वो पैसे ही आने हैं। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री नहीं होती उसमें इतनी ज्यादा। देन आपके पास जब अल्लाह करे पैसे आना शुरू हो जाएं तो फिर आप ऐसा ऐसा चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने जो पैशन के हिसाब से उसको डिज़ाइन कर लें और अल्लाह का नाम लेकर चलें। अल्लाह पाक की ज़ात जो है, अगर आप मेहनत, ईमानदारी और कटसी के साथ चलते हैं, आर्जी और इनकसारी के साथ, कहते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात में जो है ना, मतलब वो अल्लाह उस समद है, बेनियाज है, लेकिन लोगों की आजिज़ी और इनकसारी बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर नवाजते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि कारोबार कारोबार ही है, और जो नौकरी है, मुलाजमत है, वो मुलाजमत ही है। लेकिन हम इसको ना इतना नेगेटिव या वो लेते, कहते हैं कि यार नौकरी कर, भाई प्रोसेस को समझने के लिए नौकरी भी जरूरी है। आप तभी चीजों को सही समझ पाते हैं जब आपको प्रोसेस का पता हो। ठीक है, तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट है ये भी बहुत सी चीजें सिखाती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी आईटी या कंसल्टिंग फर्म के बारे में, कि उनका जो साइकिल होता है, मिनिमल इन्वेंट्री होती है, सर्विस रेंडर करते हैं, इनवॉइसिंग करते हैं, और रिसीवेबल। मेन इसमें ना रिसीवेबल होता है कि आपने हो सकता है कि कुछ जगहों पे आप काम ऐसे कर रहे हो कि पैसे आपको फौरन आ रहे हो, ठीक है, या कैश मिल रहा हो, वरना मोस्टली केसेस में जैसे ऑडिटर से लगा लें, ऑडिट कर देते हैं, पैसे बाद में आते हैं। ठीक है, तो आपने अपने कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करना, आप देखें पैसे बाद में आने हैं, ट्रेनिंग्स को तो पैसे देने हैं ना, आपने स्टाइपेंड देना है उनको, और जो ऑफिस के डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे हैं वो भी आपने बियर करने हैं। तो इस केस में क्या होगा, फिर आपने अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करना है। तो की चैलेंज हमारे पास क्या होता है कि लॉन्ग रिसीवेबल साइकिल, किसी ऐसे बंदे का ऑडिट या सर्विस ना दे दें उसको कि वो पैसे ही नहीं दे रहा। ठीक है, क्लाइंट डिपेंडेंसी ना हो, कि एक बस क्लाइंट पे डिपेंडेंट है हम, कि वो हम उनका ऑडिट आएगा करेंगे तभी पैसे मिलेंगे, ये क्लाइंट है वो सर्विस लेगा। आपका जो क्लाइंट है वो स्प्रेड होना चाहिए आपका। ठीक है, और जाहिर बात है इनिशियली जब आप बिजनेस में आते हैं तो शायद स्प्रेड नहीं होता, लेकिन आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको कर लेते हैं। तो इस केस में फिर आपको कोई ऐसा फंडिंग सोर्स जरूर होना चाहिए आपके पास कि जिससे आपकी ये नीड फुलफिल होती रहे। सॉल्यूशन क्या है जी, माइलस्टोन बिलिंग करें, ग्रेजुअल बिलिंग करें, प्रोग्रेस बिलिंग करें। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है कि जनाब इतने बाई इतने का ये बिल्डिंग है, इतने कमरे हैं इसमें, इतना काम हो गया 10%। ठीक है, सर्वेयर वगैरह आते हैं तो मैंने इतने आपको बिलिंग करना है, इतने पैसे चाहिए मुझे। ठीक है, तो इस तरह से चलें, उससे क्या होगा कि रिसीवेबल आपकी बुक्स में जो है ना वो पाइल अप नहीं होते जाएंगे, बल्कि आपकी बुक्स में कैश भी आता रहेगा, कैश फ्लो अच्छे रहेंगे, तो आपका ओवरऑल साइकिल जो है ना वो बेस्ट रहेगा, चलता रहेगा। एडवांस पेमेंट, अगर आपकी सर्विस इतनी अच्छी है या इतनी क्रेडिबल है या इतनी इसेंशियल है कि लोग आपको एडवांस भी देते हैं, तो आप एडवांस की तरफ आएँ, वो ज़्यादा लें। ठीक है, रिटेनर कॉन्टैक्ट्स, ऐसे कॉन्टैक्ट करें, रिटेनरशिप पे आएँ। ठीक है, जिससे आपको ना ये हो कि यार मंथली मुझे फिक्स्ड पैसे आ रहे हैं, चलो। ठीक है, तो इन सारे मामलात में ये होता है कि आपकी एक हेल्प हो जाती है, आपकी बिजनेस की, एक जो सर्विस कंपनी है आईटी सेक्टर उसमें, कि आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल ही कैश आउट नहीं होते। ठीक है, तो आपने देखें, आपको अगर मैं नटशेल बताऊं ना वर्किंग कैपिटल, तो पूरे बिजनेस की जो जान है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही है। वो बेशक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बेशक सर्विस बेस्ड कंपनी, कोई भी चीज है, जितना बेस्ट आपका वर्किंग क्या, या जस्ट आप एग्जांपल ले लें एक रेस्टोरेंट की, उन्होंने माल मंगवाना है, बनानी है, खाने बेचने हैं। ठीक है, कैश जितना उनके पास अच्छा आ रहा है, जितनी उनकी सेल बेहतर हो रही है, ठीक है, अब देखें उसमें मोस्टली उधार तो नहीं ना होती, तो उनका उतना ही बेस्ट होता है। तो जितना आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेस्ट होगी, वो कैसे भी करें आप करके अपने फंडिंग को बेहतर करें। बैंक से पैसे लेने हैं वो लें, जाहिर बात है बैंक से भी उतने ही लेने हैं ना जितने दे सकें, और जितना आप मार्केट बर्दाश्त कर सकें। कोशिश करें अपनी फंडिंग को बेस्ट करें।
ठीक है। तो ये ओवरऑल एक प्रैक्टिकल वे में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कंसीडर किया कि आप लोगों के गोश गुजारने चाहिए। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने लेक्चर्स जो है ना, हमारा 6 वीक का आपको पता है कोर्स है, कंप्लीट करें। और माशाल्लाह आपकी जो फीडबैक है उसको देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। साथ में जहाँ भी मेरी से रिलेटेड मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो भाई मैं भी हाजिर हूँ। तो ओवरऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आप लोगों को जो है ना स्किल्ड करना, ठीक है। जस्ट ये नहीं है कि आपको नंबर्स मॉडल्स बस बताए जाएं, स्लाइड्स दिखाई जाएं, बल्कि आपको प्रैक्टिकली इस काबिल बनाना कि आप एक एफिशिएंट प्लानर बन सकें, ठीक है। तो ये मेरे से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, तो मैंने ट्राई किया कवर करने की। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, एक्सेल के मॉडल्स हैं, ठीक है, डैशबोर्ड्स हैं, वो आप अली भाई के साथ सीख ही रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जजाकल्ला। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।